सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन या उसी को हम बीई कंडेंसेशन बोलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने बीई गैस या उसी को हम फोटोन गैस बोलते हैं वो इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसी के बहुत सारे इक्वेशन यहाँ हम यूज करने वाले हैं। तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या उसके लिंक मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, बीई कंडेंसेशन में क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बोसॉन्स समझ लो। ये बोसॉन्स क्या होता है कि एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बीई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उनके पास क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होता है। उनके पास इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो पार्टिकल होते हैं आइडेंटिकल। अगेन वो पार्टिकल होते हैं इंडिस्टिंग्विशेबल। सो इंडिस्टिंग्विशेबल। अगेन यहां आप देखो, इसमें हम बी कंडेंसेशन में क्या पढ़ने वाले। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास चलिए मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से एनर्जी स्टेट है। ये पहली एनर्जी स्टेट, ये दूसरी, ये तीसरी और ये लास्ट के, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ कुछ पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के पास ऐसे कुछ समथिंग टेम्परेचर है उस पार्टिकल का। चलिए मान लेते हैं कि टी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे जैसे उस पार्टिकल का टेम्परेचर गिरता जाएगा, उस पार्टिकल के पास जो भी एनर्जी है वो कम होती जाएगी। और एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी, टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, टी बराबर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अगेन टी बराबर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और ये टेम्परेचर घटाता गया और टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस किया। अब क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी वो लॉस कर देगा और ये पार्टिकल्स ऐसे धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। और ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएंगे, कंप्लीटली जब उनके पास टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स इस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। या थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनके पास थोड़ी सी जो भी एनर्जी बची हो, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमको संभावना है जो भी पॉपुलेशन यहाँ की है यहाँ की बढ़ जाएगी। किस स्टेट की? ग्राउंड स्टेट की, ठीक है। और वही हमको सीखना है इसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में। और ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने लिखा है कि हम क्या करने वाले इस वीडियो में। ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम डिराइव करने वाले हैं। n0 क्या है? ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल्स है। n है टोटल मॉलिक्यूल्स, एंड ये जो t है वो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो t0 यानी कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से वो टेम्परेचर घट गया, उसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स थे ऊपर के वो नीचे आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल एट t इज लेस देन t0 मस्ट बी कंडेंस इनटू ग्राउंड स्टेट, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट में आ गए। इफ द लोअरिंग the temperature beginning at t equal to 0, the molecules falls rapidly into the ground state. There is a short of condensation into this state. This phenomenon is known as BE condensation. और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो फॉर्मूलेज है दो, इसका बहुत यूज होने वाला है वो आगे। वो वीडियो आप देख के यहाँ ना आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ से मैं मिटा के बचा हुआ जो डेरिवेशन है इसका प्रूफ है इस वाले का, आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन देखने की कोशिश करेंगे। हमको ये भी बात पता है कि हमने बीई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़ा है। वी नो बीई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो इसमें हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो डिराइव कर चुके हैं वो हम। सो वो हमने पढ़ा था ni विच इज इक्वल टू zi अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा ei माइनस 1। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, gi अपॉन e की पावर अल्फा इंटू e की पावर बीटा ei माइनस 1। अगेन इस वाले फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि gi अपॉन e की पावर, अब ये जो e की पावर अल्फा है हम इसको d से रिप्लेस करेंगे, e की पावर बीटा ei माइनस 1 हम यहाँ लिखेंगे। वेयर यहाँ क्या है, e की पावर अल्फा है, हमने उसको किसके बराबर पुट किया है? d के बराबर, ठीक है। अब और एक काम कर सकते हैं हम कि इस n को कुछ इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं कि dn लिखकर, dne लिखते हैं जनरली हम। अब यहाँ जो ऊपर है मैं उसको ge लिखूंगा इंटू de एट एनर्जी रेंज।
अगेन उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूं माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या कर लेते, जो पहली स्टेट थी ग्राउंड स्टेट, उस ग्राउंड स्टेट के लिए पहली स्टेट जी आई बराबर 1 ले सकते हैं हम। अगेन यहाँ हमारी जो एनर्जी थी उस पार्टिकल की वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर एनर्जी को मैं 0 लिखूं, E बराबर E0 बराबर 0, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि मेरे पास Ni विच इज इक्वल टू यहाँ Gi की जगह पे आप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट ग्राउंड स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। अगेन इस वाले की ये देखो, ये वाला पार्ट e की पावर अल्फा ही रहेगा सिर्फ। अगेन ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, b की पावर e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ -1। ये वाला इक्वेशन भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए। इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है, हम क्या करना पड़ता है, हमको जो ग्राउंड स्टेट है उसको कंसीडर करना पड़ता है, या ये जो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये ओनली वैलिड रहता है कि सारी स्टेट के लिए, बस जो ग्राउंड स्टेट है उसको एक्सेप्ट करके, ठीक है। अब माय डिफरेंस हम ये काम करेंगे कि यहाँ इस वाले फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डी एन ई विच इज इक्वल टू यहाँ से जी ई डी ई। अगेन यहाँ ये नीचे वाला पार्ट्स एज इट इज, डी ई की पावर बीटा ई। अब यहाँ ई आई नहीं आएगा, सिर्फ ई आएगा। अगेन यहाँ -1। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, इस जी ई डी ई, अब यहाँ से देखो ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, ये सिंपली उठा के इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। सो ये बनेगा मेरे पास डी एन विच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से जी एस 4 पाई फी, और यहाँ से अगेन एम 2em उसकी पावर 1/2 इंटू डी, ठीक है। डिनोमीटर में आएगा ये h², ये पार्ट्स एज इट इज रहेगा डी ई की पावर। अगेन यहाँ हमने ये भी पढ़ा है कि बीटा विच इज इक्वल टू 1/kt, ये भी हम कर सकते हैं, इस वाले ई की पावर में लिख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस बीटा को रिप्लेस करेंगे E/kt से, तो ये बनेगा E/1/kt। अगेन यहाँ -1। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ थर्ड। अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाला, लेकिन हमको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जो भी हमारी स्टेट थी उस स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ग्राउंड स्टेट में कुछ पार्टिकल्स थे, ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स थे। तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ लिखूंगा मैं, सिंस द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज, किस तरीके से लिखेंगे माय डिफरेंस, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं n लिखूंगा, विच इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल n0, एंड अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे के मॉलिक्यूल्स लेने के लिए, और यहाँ मैं लिखूंगा dn, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 4। अगेन मैं इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पुट कर लूंगा और कैलकुलेट करेंगे, और हम जो पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा था वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लेना, मैं आगे का काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ। क्या करेंगे, यह देखो, यूज इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, सिंस यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 4 में जैसे यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, n बराबर n0 प्लस इंटीग्रेशन dn की जगह पे ये वाली वैल्यू gs यहाँ से 4 पाई v m, और यहाँ से 2em उसकी पावर हाफ। अगेन यहाँ से d, डिनोमिनेटर में है h², यहाँ से है d e की पावर, और यहाँ E/kt, अगेन यहाँ -1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारे पास न्यू। अगेन मैं क्या करूंगा, इसकी e की पावर जो भी है E/kt, उसकी जगह पे मैं x पुट करूंगा, ताकि हमको क्या आए, स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आए E/kt। इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा, x पुट करूंगा। वहां से हमको e की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, kt इंटू एक्स। अगेन हम यहाँ से de की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ जाएगी kt कांस्टेंट है इंटू dx, ठीक है। ये रिजल्ट्स हम ऊपर वाले इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। सो मेरे पास आएगा n विच इज इक्वल टू यहाँ से n0 प्लस इंटीग्रेशन gs एज इट इज रहेगा, ये 4 पाई फी m एज इट इज। अगेन यहाँ क्या करेंगे, 2m लिखूंगा, e रह गया, e की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ktx उसकी पावर हाफ इंटू d की जगह पे यहाँ से ktdx। डिनोमीटर में क्या है, यहाँ से h², सॉरी ये h³ है, मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ से h³ है, यहाँ ध्यान दे देना, यहाँ से h³ है। सो ये h³, अगेन यहाँ से d e की पावर,
इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इसको हमको ZT का फॉर्मूला उसको यहाँ इस जगह पे यूज करना है। सो नाउ n बराबर n0 प्लस इंटीग्रेशन, इसको मैं a वाला जो 4 है उस 4 का 2 एक यहाँ लिखा, यहाँ GS लिखा, यहाँ से पाई लिखा और फी लिखा। आप बोलोगे एक 2 कहाँ गया, तो उस 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, इस 2 को यहाँ लिखा, 2 का काम पहले खत्म करो। यहाँ 2 लिखा और यहाँ 2 लिखा, 4 आ गया। अगेन यहाँ से 2 देखो और उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अगेन यहाँ का एक m है, m का काम खत्म करो, यहाँ से m, उसकी पावर 1/2 है। अगेन क्या बचा मेरे पास, यहाँ से देखो ये 2 खत्म हो गया, m खत्म हो गया, kt बचा। यहाँ एक kt है और यहाँ एक kt है, तो मैं यहाँ kt पहले लिखा और kt उसकी पावर हाफ। ठीक है, इसकी पावर हाफ। और क्या बचा, सिर्फ मेरे पास x बचा, x की पावर 1/2 इंटू dx। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक मैंने क्या किया है। यहाँ से देखो इस 4 को ऐसे फैला के लिखा, ये पाई एज इट इज लिखा, फी एज इट इज लिखा, इस m को यहाँ लिखा और इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व किया। अगेन मैं एक और काम कर लेता हूँ, उस पाई को ऊपर 1/2 से मल्टीप्लाई किया और तो डिवाइड भी करना पड़ेगा पाई को 1/2 से, चलेगा ऐसे। और डिनोमिनेटर में क्या बचता है मेरे पास, h³ d e की पावर x -1। अब देख पा रहे होगे आप, यहाँ देखो ये 2 है, उसकी पावर 1 + 1/2 3/2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 + 1/2 3/2, इसकी पावर 3/2। अगेन यहाँ से पाई और यहाँ से पाई की पावर 1/2 एंड अगेन यहाँ पाई है तो उसकी भी पावर 3/2 बन जाएगी। इसका मतलब x को छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी की पावर 3/2 बन रही है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, n विच इज इक्वल टू n0 प्लस इंटीग्रेशन 2gs और यहाँ फी लिखा। अगेन यहाँ देखो 2 लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, पाई भी लिख सकता हूँ, kt भी लिख सकता हूँ, m भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और उनकी पावर क्या कर सकता हूँ, 3/2 कर सकता हूँ। यहाँ से h³ है, इस h³ को इस ब्रैकेट के अंदर जैसे मैं खिसकाऊंगा तो h² बन जाएगा, h² 3/2 क्या हो जाएगा, h³ ही हो जाएगा। ठीक है, अगेन x की पावर 1/2 इंटू dx, ऊपर वाली क्वांटिटी खत्म। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ से पाई की पावर 1/2 तो उसको मैं √पाई लिखना चाहूंगा। ठीक है, अगेन d e की पावर x -1। अब माय डियर फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट्स है इसकी जगह पे मैं ZT पुट कर सकता हूँ। ये वेल नोन फॉर्मूला है, बहुत बार यूज हो चुका है। सो मैं यहाँ लिखूंगा यूज ZT विच इज इक्वल टू 2π KTM अपॉन h², उसकी पावर है 3/2 एंड मल्टीपल में होता है v। अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा और जनरल इसका एक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप यहां तक नोट कर लेना, मैं बाकी का काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो नाउ लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। सो माय डियर फ्रेंड्स n विच इज इक्वल टू n0 प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये 2 तो एज इट इज रहा, gs एज इट इज रहा, इस वाले पार्ट्स की जगह पे मैं यूज करूंगा ZT। अगेन x की पावर 1/2 एज इट इज रहा, यहाँ dx एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या है √पाई एंड d e की पावर x -1। कांस्टेंट पार्ट इंटीग्रेट से बाहर ले लेंगे, n विच इज इक्वल टू n0 प्लस, यहाँ से क्या क्या कांस्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से gs कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ZT कांस्टेंट है, और यहाँ डिनोमिनेटर में तो कोई था क्या, नहीं, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन यूज करूंगा। इंटीग्रेशन की जगह पे ये जो मैं यहाँ देखो ये 2/√पाई, ठीक है, 2/√पाई इंटीग्रेशन कौन अंदर बचेगा, x की पावर 1/2 d e की पावर x -1 इंटू dx। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, इसको हम कोई एक कांस्टेंट से कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एक्चुअली उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है f3/2 ब्रैकेट के अंदर अल्फा विच इज इक्वल टू होता है 2/√पाई एंड इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx -1 इंटू dx। ठीक है, अब ये वाला पार्ट्स हमने पिछले वीडियो में ये हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी भी वैल्यू है मेरे पास। उसकी क्या वैल्यू थी, हम इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 अपॉन dx -1 इंटू dx विच इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे √पाई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था 2d था,
ठीक है, वो ये कांस्टेंट लिया था और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बन रहा था 1 प्लस 1 की पावर 1/2 की पावर 3/2 इंटू डी की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 3 की पावर 3/2 डी की पावर 1 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा था। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन हमारे पास जो डी है, ठीक है, हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं कि वेयर अल्फा विच इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम अल्फा को 0 की बराबर पुट करने की कोशिश करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। डी जब हम वेयर, मैं यहाँ लिखूंगा वेयर अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। हमने अल्फा को किस तरीके से ट्रीट किया था, डी विच इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा। जैसे ई की पावर अल्फा यानी कि ई की पावर 0 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि डी बराबर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आएगा, यानी कि यहां से डी सब में से हट जाएगा। सो सिंपली मेरे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 डी ई। अब यहां तो डी ई क्या बन जाएगा, 0 बनेगा, e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू या अंडर रूट पाई अपॉन डी, और सॉरी डी नहीं आएगा, या सिर्फ 2 आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा ये 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2 प्लस 1/3 की पावर 3/2 डी की पावर यहाँ 1 थी, सॉरी यहाँ 2 लेना पड़ेगा, 2 3 बढ़ती जाएगी और यहाँ d तो हट जाएगा। अब d की पावर हम d क्या कंसीडर किया है, 1 बराबर आ गया है, तो 1 की पावर 3/2 करो या 5/2 करो, वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड ये सो ऑन। अब क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करेंगे और बाकी का काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना। सो नाउ इसके बाद देख लेना हम क्या करेंगे, ये अल्फा की वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे, अगेन डी की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे, तब हमारे पास क्या निकल कर आता है, देखो जरा मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, f3/2 अल्फा की जगह पे आएगा 0 विच इज इक्वल टू अगेन यहाँ 2 अपॉन अंडर रूट पाई। अब माय डियर फ्रेंड्स इसकी जगह पर मैं इस डी की जगह पे सिंपली 1 पुट कर दूं तो ये इसका ये वाला इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के बराबर आ जाएगा और ये वाला इक्वेशन इसके बराबर है। तो मैं सिंपली डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं कि अंडर रूट पाई अपॉन 2 और यहां मल्टीपल में क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 की पावर 2 1/1 की पावर 3/2 इंटू, अब यह डी है तो वो चला गया है, प्लस 1/3 की पावर 3/2 प्लस 1/4 उसकी पावर 3/2 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलता आएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो f3/2 यहाँ 0 विच इज इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2 प्लस 1/3 की पावर 3/2 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके बाद एक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में यहाँ जो इक्वेशन लिखा था n वाला, ठीक है, वो n वाला इक्वेशन कौन सा था माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिखूंगा वी नो क्या था वो इक्वेशन, n बराबर क्या था GSZT और डिनोमिनेटर में क्या था d था, इनटू मल्टीपल में उसके था 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2 d की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 3/2 d की पावर 0 एंड प्लस सो ऑन, ये वाला इक्वेशन था। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली यहां भी यूज करेंगे क्या, अल्फा बराबर 0 है, डी की पावर 1 है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, इस वाले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने उसको साइड में लिख कर रखा है। सो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर 0 यानी कि n बराबर GSZT, जैसे हम अल्फा बराबर 0 पुट कर रहे थे तो d की वैल्यू हमको क्या मिल रही थी 1, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लेंगे। अगेन यहाँ भी ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2 d तो हट जाएगा, अगेन प्लस 1/3 की पावर 3/2 ये d भी हट जाएगा, अगेन यहाँ प्लस सो ऑन, इस तरीके से इसकी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ से f3/2। सो हम क्या कर सकते हैं, n विच इज इक्वल टू GSZT, इस वाले की जगह पे आएगा f3/2 0, GS की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो GS की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, सिंपली ये मल्टीपल में पार्ट भेज दो, तो ये मैं नीचे वाला भी मिटा रहा हूँ, अब साथ साथ में नोट करते जाओ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से GS की वैल्यू निकाल लेता हूँ, GS विच इज इक्वल टू या तो n ऊपर एज इट इज रहेगा या नीचे ZT एज इट इज रहेगा, f अब ये भी डिनोमिनेटर में आएगा f3/2 0। समझ रहे हो आप, हम ये काम कब हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम क्या कर रहे थे, t बराबर किसको पुट कर रहे थे, t0 एंड अल्फा बराबर 0 एंड अल्फा बराबर 0 पुट करने पे हमको क्या मिल रहा था, d बराबर 1, ये तब ये इक्वेशन आ चुका है। तो मैं इस वाले इक्वेशन को कुछ घुमा फिरा के कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, n ऊपर एंड ZT की जगह पे ZT, ये कब, t बराबर t0 होने पे,
ओके, एंड क्या एफ 3/2 0 चलेगा यहां तक। अब ये वाला जीएस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तब हमारा जो मेन आंसर आएगा, मेन आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी इक्वेशन है वो आप दे देना यूज, मैं इसको इक्वेशन दे देता हूँ स्टार इक्वेशन, और इसको स्टार इक्वेशन दे दो और इसको डबल स्टार इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यूज डबल स्टार इक्वेशन इन स्टार इक्वेशन। ठीक है, नाउ आप यहां तक नोट कर लेना, मैं बचा हुआ काम आगे प्रोसीड कर लेता हूं। ठीक है, सिंस अब यहां देखो क्या कर लेते हैं हम, मैं यहां लिखूंगा पहले तो यूज डबल स्टार इक्वेशन इन स्टार इक्वेशन। ठीक है, वी गेट, आप नाम दे देना जो भी आगे था, मैं वो पता नहीं मुझे कौन सा है वो। ठीक है, n इक्वल टू, सो n इक्वल टू n0 प्लस जीएस, तो जीएस की जगह पे ये वाली वैल्यू n अपॉन नीचे क्या है ZT, और वो किसके बराबर है, एट t बराबर t0 होने पे। अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में f 3/2 और यहाँ 0, अगेन यहाँ f 3/2 अल्फा। यहाँ तक हम आ चुके हैं, और क्या बचा ऊपर, एक ZT एक बचा। ठीक है, एंड ZT। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला जो पूरा पार्ट्स है इसको मैं n डैश के बराबर पुट करना चाहूंगा, सो n विच इज इक्वल टू n0 प्लस n डैश। ठीक है, अब इस n डैश यानी कि मेरे पास वेयर या n डैश विच इज इक्वल टू, ये है मेरे पास n यहाँ से ZT, और डिनोमिनेटर में है ZT एट t बराबर 0, और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ है f 3/2 अल्फा, और डिनोमिनेटर में है f 3/2 0। अगेन मैं क्या करूंगा, एट अल्फा बराबर 0 इसी वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद ये वाला इक्वेशन मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, n स्टार विच इज इक्वल टू n, और ये तो ये ZT डिनोमिनेटर में है ZT एट t बराबर t0, एंड अगेन इसको मैं f 3/2 या 0 डिनोमिनेटर में है f 3/2 0, ये दोनों क्या हो जाएगा, आप कैंसल आउट हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो बचेगा क्या, सिर्फ n डैश विच इज इक्वल टू n, अगेन यहाँ है ZT डिनोमिनेटर में है ZT एट t बराबर 0 ब्रैकेट क्लोज। आप क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ से n0 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो n0 किस तरीके से, अब यहाँ मैं कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस वाले इक्वेशन से n0 बराबर n माइनस n डैश। ठीक, इस वाले इक्वेशन से n डैश की वैल्यू यहाँ से n0 बराबर n माइनस n डैश की जगह पे आएगा n, यहाँ से ZT, और डिनोमिनेटर में क्या है ZT t बराबर t0। ठीक है, यहां तक पुट कर देंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट बात, ये ZT की जो वैल्यू थी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे कि ZT बराबर ये होता है कि 2 पाई फी KTM, 2 पाई KTM होता है, सॉरी 2 पाई KTM अपॉन h स्क्वायर, उसकी पावर है 3/2 एंड मल्टीपल में था फी। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते, सिंपली चेंज क्या आ जाएगा, नीचे वाले ZT की जगह पे t बराबर t0 आएगा। ठीक है, अब ये काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक नोट कर लेना। अब यहां ध्यान से देखो, n0 बराबर क्या है, n है माइनस n है, और इस ZT की जगह पे ये वाली वैल्यू 2 पाई KTM अपॉन h स्क्वायर, उसकी पावर है 3/2 मल्टीपल में है फी, डिनोमिनेटर में 2 पाई k, लेकिन t की जगह पे आप क्या आएगा, t बराबर 0 t0। ठीक है, और यहाँ m अपॉन h स्क्वायर, उसकी पावर है 3/2 इंटू फी। सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ t अपॉन t0 और उसकी पावर 3/2। बाकी देख रहे होंगे आप, टर्म सेम है वो, यानी कि n बराबर n माइनस n, और यहाँ ऊपर बचा t अपॉन t0, उसकी पावर है 3/2। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ n0 है, n0 बराबर n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस, ठीक है, यहाँ 1 माइनस, यहाँ t अपॉन t0, उसकी पावर है 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था, जैसे हम क्या कर रहे थे, इसकी जो इंट्रोडक्शन या आपको डेफिनेशन समझा रहे थे, उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था।
ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, n0 बराबर n इंटू 1 माइनस टी अपॉन t0 3/2 ब्रैकेट क्लोज। यह n0 क्या है, ग्राउंड स्टेट के जो पार्टिकल्स थे, हमने देखा था कि वो पार्टिकल किस तरीके से नीचे आ चुके थे। n है टोटल मॉलिक्यूल्स, t है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर एंड t0 है जब क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर घटकर नीचे आ गया था, तभी वो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स थे नीचे आ रहे थे, और इसी को ओवरऑल क्या बोलते हैं, बीई कंडेंसेशन। तो आई होप कि सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बाकी के वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।